तीनों साइट का मिला के मेरा आर्टिकल लगभग 800 से $900 पर मंथ का बन रहा है अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीखो डिजिटली पे। और दोस्तों, आज का ये एक इंटरव्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। और आज हमारे साथ इस वीडियो में दिनेश भाई। तो दिनेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीखो डिजिटली पर। धन्यवाद विशाल भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा flippingtraders.com के बारे में। दोस्तों, फ्लिपिंग ट्रेडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट्स को बाय सेल कर सकते हो। सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं, डोमेन, वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें आप बाय और सेल कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई एक वैसी वेबसाइट है जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो उसको आप सेल के लिए लगा सकते हो। या फिर अगर आपको बाय करना हो एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल या फिर एक फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट, तो ये चीज़ें आप बाय कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आपकी जो भी पेमेंट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, और आप जो पेमेंट करते हो किसी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल जो भी बाय करने के लिए, तो वो चीज़ आपको मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर विजिट कर सकते हैं। तो दिनेश भाई, मैं चाहूँगा कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें शेयर करेंगे जिससे लोगों की हेल्प हो पाएगी। जो नए ब्लॉगर्स आते हैं उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहती हैं, डाउट्स रहती हैं इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, कैसे अर्निंग करनी है। और आप बहुत ही अच्छी अर्निंग अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी जरूर तो जरूर करेंगे। जी जी दिनेश भाई, सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम, आप किस सिटी से रहते हैं और आपकी एज क्या है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसे है, ये चीज़ें जानना चाहूँगा। हाँ जी जरूर, मेरा नाम दिनेश चौधरी है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी ठीक है, मेरी एज 24 ईयर है अभी। जी जी और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो आपको बताऊं, तो मैं मतलब एक मीडियम फैमिली से हूँ। हाँ जी सर। तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना यहाँ से अपना ऑनलाइन काम करियर शुरू किया था स्टडी के बाद। जी 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 तो दिनेश भाई, ये आपको कैसे पता चला कि ब्लॉगिंग भी होती है, और कब आपने ये स्टार्ट किया? पहले तो आपको ये चीज़ें पता कहाँ से चली, उसके बाद क्वेश्चन है कि कब आपने ये स्टार्ट किया। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा भी, मुझे ब्लॉगिंग के बारे में वैसे तो 2016 में पता चल गया था भी ब्लॉगिंग होती है और ऑनलाइन पैसा ब्लॉगिंग से हम कमा सकते हैं। बट 2016 के बाद मेरा एक दोस्त था जो मेरा क्लासमेट था, उसने मुझे बताया था। मैंने उसको वैसे नॉर्मली पूछा था भी हम और मतलब ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो उसने मुझे ब्लॉगिंग के बारे में बताया था। तो ब्लॉग स्पॉट पे उसने बताया कि आप तुम ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बना ले और अपना कंटेंट तो लिख ले और वहां से अर्निंग कर सकता है कुछ टाइम के बाद। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट भी किया था, वहां पे ब्लॉग भी बनाया था। आज भी मेरा ब्लॉग वहां पे वो है। अच्छा। बट मैं उस टाइम थोड़ा सा इतना, मैंने कुछ दिन आर्टिकल लिखे थे, बट मैंने बाद में ज्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा भी ऑनलाइन में शायद कुछ पैसा नहीं आएगा, कैसे पैसा आएगा इसमें, कोई ज्यादा उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। तो मैंने 2-3 महीने उस पर काम करके छोड़ दिया था। जी जी फिर उसके बाद मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी 2016 में। फिर 2017 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और 17 और 18 में मैंने कॉलेज का मतलब कंप्लीट किया था। मैंने 18 में सेकेंड ईयर था मेरा, तो मैं काम की तलाश में था। तो फिर मुझे पता चला भी ऑनलाइन ब्लॉगिंग के बारे में भी, हम मतलब ब्लॉगिंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग करके साथ साथ हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो फिर मैंने अपने उस दोस्त को दोबारा पूछा भी हम, तू बता कैसे। उस समय वो 2018 में वो ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब थोड़ा छोटे लेवल पे, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस उसको भी नहीं था, उसने भी खुद देखा था, बट वो काम कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, उसने बताया भी मैं थोड़ा सा एक बार इसको एनालाइज कर लूँ, अच्छी तरीके से देख लूँ, फिर तुझे मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर मतलब काम करेंगे अपने। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे 2020 में, मैंने कहा यार तू तो बता, काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था मेरा 2019 में, और उसके बाद मैंने उसको बताया था। तो उसने मुझे कहा भी 2020 में, उसने मुझे कहा भी तो चलो अब हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो उसने मुझे 2020 में ब्लॉग बना के दिया था। अच्छा 2020 के बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग की मैंने 3 से 4 महीने, और 2021 जनवरी में मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था। अच्छा, मतलब 1 साल लग गया एडसेंस के नहीं, अप्रूवल में। मैंने 2020 अक्टूबर में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 3 महीने के बाद मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था, क्यों उस समय मैंने ज्यादा लगातार कंटिन्यू आर्टिकल नहीं लिखे थे। एक दिन लिख दिया, फिर 3-4 दिन के गैप दे दिया मैंने, फिर एक लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। जी जी जी
तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें पता चलता है ब्लॉगिंग के बारे में, लेकिन हम लोग को एक ये भी डाउट रहता है कि अर्निंग होगी या भी नहीं होगी, कि ऑनलाइन चीज़ें हैं, कैसे होगा, क्या होगा। उसी तरीके से दिनेश भाई को भी 2016 में पता चला, लेकिन उन्होंने फिर जो है 2020 से, दिनेश भाई 2020 से आपने फाइनल स्टार्ट किया अच्छे से। 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। जी जी, 2020 से स्टार्ट किया और फिर अभी तक वो ब्लॉगिंग, वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी अभी जो अर्निंग्स है वो कितनी है, आपकी वेबसाइट से कितनी अर्निंग हो जाती है? देखिए, मेरी वैसे तो मल्टीपल वेबसाइट है। मैं आपको एक वेबसाइट आपके मतलब वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। तो मेरी मतलब 4 से 5 वेबसाइटें हैं, तो मैं आपके सामने उन वेबसाइटों में से एक मेरी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं है। 3 वेबसाइट से मैं महीने का लगभग अभी वेब स्टोरी पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिस्कवर पे काम कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। क्यों, जो स्पैम अपडेट के बाद तो ट्रैफिक सभी का डाउन हो गया था वेब स्टोरी पे, तो मैं कुछ कंटिन्यू वेब स्टोरी बना रहा हूँ, ट्रैफिक रिकवर हो रहे हैं कुछ ना कुछ तो, बट ज्यादा ध्यान मेरा डिस्कवरी की तरफ अभी आर्टिकल ले जाने का है। तो आर्टिकल से मेरी तीनों साइट को आर्टिकल, जी 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 बोलिए। तीनों साइट का मिला के मेरा आर्टिकल लगभग $800 से $900 पर मंथ का बन रहा है अभी। जी जी, और ट्रैफिक जो आपका है वो डिस्कवर से आता है, राइट? हाँ, डिस्कवर से आता है, सर्च से भी आता है, ऑर्गेनिक सर्च से भी। जी जी, तो भाई देखिए, बहुत ही अच्छी अर्निंग है। दिनेश भाई ने 2020 में स्टार्ट की ब्लॉगिंग, और अभी जो है उनकी अचीवमेंट है कि वो 800 से लेकर $900 मंथली अर्निंग कर रहे हैं मल्टीपल वेबसाइट से। दिनेश भाई, आप अर्निंग प्रूफ्स कुछ ऐड कर देना, बाद में मेरे को आप रिकॉर्डिंग करके दे सकते हो, तो फिर मैं शो कर दूंगा। हाँ हाँ, श्योर और श्योर, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जी जी, जो एक वेबसाइट आप शेयर करना चाहते हो, अगर वो वेबसाइट आप दे पाते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, तो और भी लोग जान पाएंगे, थोड़ा सीख पाएंगे आपकी वेबसाइट देख के कि कैसे आपने चीज़ें। हाँ, मेरी वो पहली वेबसाइट थी, मैंने जिसे स्टार्ट किया था, तो उस वेबसाइट पे मैं काम करूँ, उस पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास। बट उसके अलावा मैंने मल्टीपल वेबसाइटें बना रखी है, तो उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ सभी वेबसाइटों पे भी। जी जी जी, तो वो एक मेरी पुरानी वेबसाइट है जो अभी चल रही है। उसके साथ साथ अभी मैंने यूट्यूब का भी स्टार्ट कर दिया है। जी जी जी। तो दोस्तों, दिनेश भाई अपनी एक वेबसाइट जो शेयर कर रहे हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो, चीज़ें चेक कर सकते हो, कैसे किस तरीके से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन है। और दिनेश भाई का यूट्यूब चैनल भी है, तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी वेब होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं? मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज करता हूँ। ओके, होस्टिंगर के लाइक क्लाउड होस्टिंग यूज़ करते हैं? हाँ, क्लाउड होस्टिंग यूज करता हूँ। क्लाउड होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो दिनेश भाई, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर सब बहुत अच्छा चल रहा है होस्टिंगर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तो, अभी काफी अच्छा चल रहा है। ओके, मेरी मतलब एक होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइटें होस्ट हैं मेरी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। सबसे मैंने क्लाउड का भी देखा था और इसका भी देखा, तो मुझे होस्टिंगर की सबसे बेस्ट लगी। ठीक है दिनेश भाई। सो गाइस, होस्टिंगर का जो वेब होस्टिंग है वो यूज़ कर रहे हैं दिनेश भाई, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी होस्टिंगर ही चल रहा है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो होस्टिंगर की वेब होस्टिंग, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप मेरे एफिलिएट लिंक से जाके वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, और मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप बाय कर लेते हैं, उसके बाद मुझे आप मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो जो भी कुछ रिवॉर्ड्स होंगे हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। बाकी जो वेब होस्टिंग आपको अच्छी लगे वो आप बाय कर सकते हो, और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि होस्टिंगर या फिर ब्लू होस्ट, ये दोनों ज़्यादा होस्टिंग मैंने यूज़ पर्सनली की हैं, तो ये दोनों ज़्यादा होस्टिंग मैं प्रेफर करता हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वेबसाइट पे काफ़ी लोग ये करते हैं कि ऑटोमेशन कंटेंट डाल देते हैं, WP ऑटोमेटिक अगर इंस्टॉल कर दिया, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट पे पूरे यूनिक आर्टिकल डालते हैं या फिर कुछ मॉडिफाई करते हैं या फिर ऑटोमेशन पे काम करते हैं? देखिए, जब से मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो आज तक मैं अपना खुद का कंटेंट ही वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में गैप से आर्टिकल डाले थे, जैसे 2 दिन के गैप से या 3 दिन के गैप से मैंने आर्टिकल डाले थे, और उसके बाद से मैंने अभी कंटिन्यू जब भी मैं आर्टिकल डालता हूँ, तो बीच में मैंने जनवरी एडसेंस अप्रूव मिलने के बाद, जनवरी में एडसेंस मिला था मुझे 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को एडसेंस मिला था, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू आज तक जितने भी आर्टिकल डाले हैं सारे के सारे यूनिक डाले हैं। मल्टीपल वेबसाइट पे भी जो मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ वो भी मैं खुद से लिख के ही डाल रहा हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, जब भी वेब स्टोरी का ये ट्रेंड काफी ज्यादा चला था, तो उस समय मैंने कंटेंट राइटर हायर किया था, तो उससे मैं यूनिक आर्टिकल लिखवाता था पूरा, और खुद उसे चेक करके उसके बाद मैं खुद उसे अपलोड करता था।
अच्छा, तो ये चेक करने के लिए आप कैसे चेक करते थे? कोई टूल्स वगैरह यूज करते थे आप? टूल्स तो वैसे तो देखिए प्लेजियम चेकर का इस्तेमाल करता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। तो उसके अलावा भी आप अगर कॉपी पेस्ट चेक करना चाहते हैं तो गूगल आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ है उसके मतलब कुछ वर्ड, मतलब पॉइंट पॉइंट हेडिंग, आप उसमें से लाइनें निकाल सकते हैं। जैसे एक लाइन आपने निकाली, उसको गूगल में डायरेक्ट डाला और डाल के दोनों साइड से उसको इन्वर्टेड कॉमा डाल के आप डायरेक्ट उसको सर्च कर सकते हैं। तो उसके जो भी अगर सर्च रिजल्ट होंगे तो आपको क्वेरीज नीचे दिखा देगा, बट अगर कॉपीज नहीं होगा तो आपको कोई नहीं इशू नहीं दिखाएगा वहां पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। तो दिनेश भाई, आप अपनी टोटल वेबसाइट पे यूनिक आर्टिकल ही लिखते हैं? हाँ, टोटल यूनिक आर्टिकल ही डालता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे। ओके, सो गाइस देखिए, काफ़ी लोग को ना ये डाउट रहता है कि हम ऑटोमेशन से भी पैसा कमा सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको बहुत ऐसी वीडियोस मिलेगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों से बात की है, तो मुझे यही पता चला है कि यूनिक आर्टिकल ही सब लिख रहे हैं, और यूनिक आर्टिकल लिखने से आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी भी बिल्ड होती है और अर्निंग भी डेफिनेटली आपको वहाँ पे मिलती है। ओके, सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हर एक नया ब्लॉगर जो भी आता है इंडस्ट्री में, तो उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जैसे कि किसी का एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आर्टिकल तो लिख रहा हूँ लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा है, किसी का वेबसाइट में एरर्स आ रहे हैं। तो आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स अभी तक फेस करनी पड़ी? देखिए, स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो मैंने जो गलती की थी स्टार्टिंग में, वो मैं आपके सामने पहले वो शेयर करूंगा। मैंने क्या किया, जब से मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी 2020 में, तो उस समय मैंने जो बड़ी वेबसाइट जैसे हिंदी में .net वगैरह, उससे बड़ी भी जो वेबसाइटें थी, उन वेबसाइट को मैंने टारगेट किया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्यों? वो एक हाल फिलहाल जो अपने अकॉर्डिंग जो अपने एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, तो उस वेबसाइट को मैं स्टार्टिंग में बीट नहीं कर पाता था। तो ये मेरी गलती थी। तो उसके बाद उसके मतलब मैंने उस आर्टिकल, वहां से आर्टिकल उनके कीवर्ड भी निकाले थे, कीवर्ड निकाल के मैंने वहां से उनके ऊपर आर्टिकल भी खुद लिखा था, सारा का सारा मैंने। बट मैंने कम से कम 40 आर्टिकल उस समय डाल दिए थे 3 महीने के अंदर, 40 प्लस ही होंगे। तो फिर मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला था। तो फिर मैंने, जिस दोस्त ने मुझे वेबसाइट बना के दिया था, उसमें मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता था, तो उसने मुझे वेबसाइट बना के दिया था। तो उससे मैंने पूछा भी अभी अपना एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा यार, क्या करें? तो फिर उसने कहा भी चल मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ या तुझे बताता हूँ। फिर उसने मुझे बताया, तो मैंने वो सारे आर्टिकल ड्राफ्ट में डाल के फिर से दोबारा यूनिक आर्टिकल लिखे, जो फ्रेश आर्टिकल थे, कंटेंट जो गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल थे और गूगल की नज़र में जो बिल्कुल फ्रेश थे। तो भाई ऑलमोस्ट सभी लोग ये गलती करते हैं कि शुरू में ना कॉपी दूसरे की वेबसाइट से करना, या ये सब मिस्टेक सबके साथ होती हैं। इसी कारण एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलता। यूनिक लिखोगे तो एडसेंस का अप्रूवल भी डेफिनेटली मिलेगा। तो दिनेश भाई, आप जो बता रहे हैं कि आप क्या करते थे कि पहले उनके कीवर्ड्स, वहां से जाके कीवर्ड्स देखते थे, उनके कीवर्ड्स पे आप अपने आर्टिकल लिखते थे? नहीं, मैं पहले मतलब उन वेबसाइट पे विजिट करता था। उन वेबसाइट पे विजिट करके मैंने देखा भी इसका ये आर्टिकल अभी ट्रेंड में चल रहा है, ये लिखा हुआ है इसका। तो उसके बाद उस आर्टिकल को मैं वहां से मतलब जो कीवर्ड था उसका कॉपी करके गूगल में डालता था। गूगल में डालने के बाद मैं देखता था भी उससे रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइटें आ रही है, और उन वेबसाइटों ने जो आर्टिकल, सेम आर्टिकल तो लिखा हुआ है, बट उसमें जो उन्होंने टाइटल डाला है, उस टाइटल में उन्होंने क्या कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं जी। तो ये मैं चेंजेस वगैरह को देख के उसके बाद मैं अपना एक टाइटल बनाता था, फिर उसी में डालता था। तो और अभी आप किस तरीके से करते हैं? अभी आप किस तरीके से आर्टिकल के लिए अपने कीवर्ड्स वगैरह को फाइंड करते हैं? देखिए, अभी मैं अपनी कॉम्पिटिटिव साइट को तो अभी भी देखता हूं। जब भी आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है तो कॉम्पिटिटिव साइट को तो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं उस कॉम्पिटिटिव साइट को टारगेट नहीं करता हूं। ठीक है, टारगेट करने का मतलब ये है कि जो आपकी कंपटीशन में जो साइट है, उसने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसका अपने डायरेक्ट कीवर्ड उठा सकते हैं, कीवर्ड उठा के अपना एक कीवर्ड रिसर्च करके उस पर आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, बट अपने उसको उस वेबसाइट को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे, ये तो आप ही मानते हो, क्योंकि उसने जो आर्टिकल लिखा है, आप उसके बाद में जो आर्टिकल लिखेंगे तो उसका तो पहले रैंक हो गया, वो तो ऑलरेडी अपना रैंक है ना, अपने उसको बीट कैसे कर पाएंगे? ठीक है, अगर आपने उसको बीट करना है तो आपका ये देखना है कि उसने जो कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो किस निश पे जा रहा है और आपका निश क्या है। अगर आपने दोनों का निश सेम है तो अपने निश के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको वो कीवर्ड है, जो एक कीवर्ड आपको गूगल में डाल देना है, गूगल आपको अपने आप उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको दे देगा। करेक्ट है। तो गूगल से कीवर्ड उठा के आपको उस पर एक सेपरेट आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल लिखते समय आपको ये ध्यान देखना है भी वो कीवर्ड आपने निकाल लिया वहां से, और कीवर्ड निकालने के बाद आपको कीवर्ड गूगल में डालना है, उसके सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको ये देखना है भी उसके जो आर्टिकल लिखे हैं, जो वेबसाइटें आई है, उन्होंने कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने हेडिंग, सब हेडिंग, कहां पे कीवर्ड टारगेट किया है,
किस तरीके से किया, ये सारा प्रोसेस चेक करने के बाद आपको आर्टिकल उससे बड़ा लिखना है अगर उसको बीट करना है तो। और या आप उस तरीके के कीवर्ड उठाओ जो किसी साइट के लिखे नहीं है। जी जी जी। ये सारे कीवर्ड आपको गूगल में ऑलरेडी अपने आप मिल जाएंगे, किसी कीवर्ड टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सही है सही है। सो गाइस यहाँ पे दिनेश भाई जैसा कि बता रहे हैं कि किसी की वेबसाइट से अगर आपको आइडिया लेना है, कंटेंट आइडिया आप जरूर लीजिए, लेकिन अगर जो कंटेंट उसने लिखा है सेम कंटेंट आप भी लिखते हो तो गूगल आपको रैंक क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने जिस वेबसाइट से आपने लिया उसने पहले ही उस पर आर्टिकल लिखा हुआ है। ऐसे में अगर आपको बीट करना है तो आपको डेफिनेटली एक बेटर आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो जो उस आर्टिकल की कमियां हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ दिनेश भाई बता रहे हैं कि आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी आर्टिकल की, ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे आप उनसे तो आप डेफिनेटली उनको बीट कर पाएंगे। और कीवर्ड रिसर्च के लिए अगर आप किसी कीवर्ड को गूगल पे लिखते हैं या किसी टाइटल को भी लिखते हैं तो इससे रिलेटेड जो सर्च टर्म्स रहते हैं वो आपको गूगल बता देता है। यही कहना चाह रहे हैं दिनेश भाई आप? हाँ, इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो वैसे लोग बहुत से मतलब ब्लॉगर्स हैं जो अपने मेरे से भी बड़े ब्लॉगर्स हैं, काफी समय से जो काम कर रहे हैं, वो आपको सेमरस एचरफ वगैरह के जो बताते हैं भी आप उनका इस्तेमाल करके भी आर्टिकल के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं भी अगर आपको हिंदी में आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हिंदी में आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करना होगा। गूगल कीवर्ड प्लानर मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था उसके मुझे 3 महीने बाद गूगल कीवर्ड प्लानर का पता चला था, तब से लेके आज तक मैं उसी कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर जो कीवर्ड मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर में नहीं मिलता है उसके बाद में मैं दूसरा कीवर्ड है जो डायरेक्ट वहां से मतलब डायरेक्ट गूगल में डाल के वहां से उसको निकाल लेता हूं। हाँ, आप बता रहे थे गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। मैंने ये टॉपिक पूरा कर दिया। जी जी जी। तो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि सेमरश का आप यूज़ कर सकते हो, एचआरएफ का आप यूज़ कर सकते हो, तो ये सारे पेड टूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे खराब टूल्स हैं, डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फ्री टूल देख रहे हो तो गूगल कीवर्ड टूल एक फ्री टूल है जो कि गूगल की तरफ से है। तो ये तो एक बात क्लियर हो जाती है कि वो आपको बहुत ही सही डेटा, एक्यूरेट डेटा गूगल प्रोवाइड करता है फ्री में। तो ये दिनेश भाई भी उसको यूज़ करते हैं और मैं भी गूगल कीवर्ड टूल पर्सनली यूज़ करता हूँ, और आप भी गूगल कीवर्ड टूल स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक जाने तक भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको लगता है एचआरएफ वगैरह तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल कीवर्ड टूल में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नॉर्मल आपके काम होते हैं कि इस कीवर्ड की कितनी सर्च वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में अच्छे से समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो दिनेश भाई मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वेब स्टोरीज पे क्या आप काम कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आप वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, कैसे कंटेंट ला रहे हैं, ये चीज़ें। देखिए, मैंने वेब स्टोरी में पिछले दिसंबर से काम करना स्टार्ट किया था और मैंने दिसंबर से लेके सितंबर 2022 तक मैंने वेब स्टोरी पे काम किया था। काफ़ी अच्छा मैंने वेब स्टोरी से अर्निंग भी किया है, मल्टीपल वेबसाइट पे किया है। तो मैं कंटेंट के लिए 2021 तक की, दिसंबर 2022 तो अभी आया नहीं है। नहीं, दिसंबर 2021 से लेके सितंबर 2022 तक। ओके, ठीक है। तो मैंने वेब स्टोरी के कंटेंट के लिए गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल किया स्टार्टिंग में। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक मैंने गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल किया। फिर मैंने देखा भी ट्रेंड पे अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, वेब स्टोरी रैंक होना मुश्किल हो रही है। फिर उसके बाद में मैंने नई वेबसाइटें रिसर्च की। उसके बाद में मुझे bing.com के बारे में पता चला, तो मैंने bing.com से कंटेंट निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने फिर bing.com पे भी कंपटीशन ज़्यादा आने लग गया। फिर इसके अलावा मैंने और वेबसाइटें निकालना शुरू कर दी। तो सितंबर तक मैंने ऐसे किया। उसके बाद सितंबर के बाद गूगल के हर दिन एक नया अपडेट आना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो वेबसाइटें थी गूगल में जो रैंक कर रही थी, वेब स्टोरी पे जो काम कर रहे थे, उनका ट्रैफिक डाउन हो गया, वेब स्टोरी रैंक होना बंद हो गई, वेब स्टोरी पे ट्रैफिक आना बिल्कुल जीरो हो गया था। ये सब जो प्रॉब्लम सबको भी आ रही थी, हमें भी खुद को भी आई थी। उस समय हमने क्या किया, भी अपनी वेब स्टोरी बनाना हमने एक बार कुछ दिन के लिए उसको बंद कर दिया था। बिल्कुल बंद नहीं किया था, मतलब जैसे हम पर डे अगर 10 वेब स्टोरी बना रहे थे हमने, तो उसके अपडेट के बाद हमने डेली के 2 या 3 वेब स्टोरी बनाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बंद नहीं किया। अगर हम बंद कर देते तो दोबारा हमारा जब वेब स्टोरी का ट्रैफिक अगर सही हो जाता तो डिस्कवर भी नहीं जाती थी वेब स्टोरी एक बार बंद करने के बाद। तो अभी आप कर रहे हैं वेब स्टोरीज पे काम? अभी मैं वेब स्टोरी पे तो काम कर रहा हूँ, ट्रैफिक आ रहा है, वेब स्टोरी से कम आ रहा है, बट मैं अभी अपनी जो पोस्ट को डिस्कवर में ला रहा हूँ। जी। जब से मैंने वेब स्टोरी पे काम किया था उसके साथ साथ मैंने पोस्ट पे भी काम किया था,
कुछ लोगों ने ये गलती की थी जो वेब स्टोरी पे काम करे थे, उन्होंने पोस्ट पे काम नहीं किया था साथ के साथ, तो उनकी वेबसाइट है जो ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया था। तो हमें ये पता चला था, हमारी एक वेबसाइट पे हमारे साथ भी हुआ था ऐसा। तो फिर हमने उसके बाद में वेबसाइट पे कंटिन्यू कंटेंट भी डाला, कंटिन्यू उस पे वेब स्टोरी भी बनाया। जी जी। तो दोस्तों सबके साथ ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आई है कि वेब स्टोरीज पे शुरू में तो बहुत ट्रैफिक आ गया, क्योंकि वेब स्टोरीज तब नया था इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस आती गई, कंपटीशन बढ़ते गया, और सभी के साथ ये हो रहा था कि वेबसाइट पे पहले तो अच्छी ट्रैफिक आ रही है, फिर पूरा ज़ीरो हो जा रहा था ट्रैफिक। तो इसी के लिए सिर्फ वेब स्टोरीज पे आप डिपेंड ना रहो, अगर आपको काम करना है तो आप आर्टिकल भी डालो। दिनेश भाई भी वही बता रहे हैं कि वो लोग आर्टिकल भी डालते हैं और वेब स्टोरीज भी डालते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि वेब स्टोरीज पे काम करना है हमको, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। और वेब स्टोरीज को लेके कंटिन्यूसली नए नए अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि वो एक नई चीज़ है। तो जैसे जैसे गूगल को प्रॉब्लम्स दिखेंगी वो उसको ठीक करते जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि वेब स्टोरीज पे काम करना है तो आर्टिकल को साथ में लेके चलिए और वेब स्टोरीज पर भी काम कीजिए। दिनेश भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप अपने आर्टिकल को गूगल डिस्कवर में ले जाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या कुछ अलग करना पड़ता है ताकि हमारा आर्टिकल गूगल डिस्कवर में जा पाए? देखिए, आर्टिकल को गूगल डिस्कवर में ले जाने के लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे हम वेब स्टोरी के लिए कंटेंट निकालते थे, सेम हमें उसी तरीके से कीवर्ड को फाइंड करना है, डायरेक्ट गूगल को ओपन करना है। गूगल में जो आप देख सकते हैं भी जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को आपको उठाना है। बट आपको ट्रेंडिंग में लाने के लिए यानी डिस्कवर में पोस्ट को लाने के लिए आपको एक काम डेली करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पोस्ट को लाना है, ट्रैफिक अच्छा खासा लेना है आपको, तो डेली के एक आपको शेड्यूल बनाना होगा। ऐसा नहीं है अभी आप पहले दिन आपने एक पोस्ट डाल दिया डिस्कवर के लिए 500 से 600 वर्ड का, उसके बाद में आपने 2 दिन के बाद पोस्ट डाला, 5 पोस्ट डाल दिया, फिर उससे 2 दिन बाद आपने फिर एक डाल दिया, तो इस तरीके से आपका पोस्ट है जो डिस्कवर में नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे मतलब कंसिस्टेंट रहे। हाँ, कंटिन्यू। अगर आपको शेड्यूल बनाना है, अगर आप 2 आर्टिकल डेली लिख पा रहे हैं तो आपको 2 का ही शेड्यूल बनाना है, जो 2 आर्टिकल आपको परमानेंट ही डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का भी कुछ है दिनेश भाई, जैसे आप बता रहे हो कि 500 वर्ड 700 वर्ड, तो कोई हाँ, लेंथ का भी क्योंकि रखना है कि एक ही ज्यादा लेंथ का? हैवी कंटेंट डिस्कवर में नहीं जाता है। डिस्कवर की पॉलिसी जैसे वेब स्टोरी का था भी 180 वर्ड का जो पोस्ट अपने कंटेंट डालते थे, इमेज कॉपीराइट फ्री, और 180 वर्ड का जो आर्टिकल था अपना, मतलब वेब स्टोरी के लिए डाटा था, वो डालते थे। सेम वैसा इसमें अगर अपना कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, इमेजेस ज्यादा हो जाएंगी, तो जो पोस्ट है जो हैवी हो जाएगी वो डिस्कवर में ज्यादा मतलब अच्छे से रिजल्ट रैंक नहीं करेगी। अच्छा अच्छा। तो गाइस यहाँ पे दिनेश भाई बता रहे हैं कि पोस्ट आपको लाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा भर भर के आर्टिकल नहीं रखने हैं, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप लिख सकते हो तो 3-4 आर्टिकल डेली लिख सकते हो, आपकी टीम है तो करिए। या फिर अगर आप एक आर्टिकल डेली करते हो तो फिर एक आर्टिकल आपको रेगुलरली करना है, आपको गैप नहीं करना है, तभी आपकी जो पोस्ट है वो डिस्कवर में जा पाएंगी। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी काम करना है, ऐसा बता रहे हैं दिनेश भाई। के लिए सॉरी डिस्कवर में पोस्ट लाने के लिए एक काम और है कि आपको जो डिस्कवर में पोस्ट लेके आना है तो उसका आपको जो टाइटल लिखने हैं, क्लिकेबल टाइटल लिखना है आपको। फिर ऐसा टाइटल लिखना है आपको कि बंदा उस पर देखते उस पर क्लिक कर दे। आपको क्लिक बेट टाइटल नहीं लिखना है और क्लिक बेट थंबनेल भी आपको नहीं बनाना है। जी जी जी, थंबनेल नहीं बनाना। हाँ, जो मतलब फीचर में आपने डालते हैं वो सेम वो नॉर्मल रहे भी, मतलब वो ऐसी लगे भी बंदे देखने वाले को भी वो देखे उस पर क्लिक करे। क्यों, अपने साथ भी ऐसा होता है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कहीं पे देख रहे होते हैं, जब हमें इमेज पे या अपने को टाइटल अच्छा मतलब अट्रैक्टिव करता है ना, तो हम उसी पे जाके क्लिक करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल तो यूट्यूब ही है कि यूट्यूब पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कैची थंबनेल बनाए जाते हैं और कैची टाइटल जो है दिए जाते हैं। सो गाइस, उसी तरीके से गूगल डिस्कवर में जाने के लिए भी आपको अपनी जो आर्टिकल आप डाल रहे हो उसको जो टाइटल है और इमेज है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों। तो ये आपको कैची रखनी है, एकदम नॉर्मल सा नहीं लिखना है, थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव लाइन लिख के आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चांसेस है कि डिस्कवर में जाएगा, रैंक करेगा आपका आर्टिकल। और आपको मैं बता दूं कि डिस्कवर के लिए भी आपको एक ध्यान में रखने जो बात है भी, आपको जो आप अगर वेब डिस्कवर के लिए काम कर रहे हो पोस्ट पे, तो आपको मल्टी निश पे काम नहीं करना है। आप अपने वेबसाइट के निश के अकॉर्डिंग आप उसको निश को टारगेट करें और उसी निश पे आप काम करते जाइए। चाहे आपका निश एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, चाहे आपका मेक मनी है, चाहे ब्लॉगिंग का है, आपको सिर्फ आपके निश के अकॉर्डिंग ही डेली पोस्ट डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिनेश भाई बता रहे हैं कि आपको एक ही निश पे कंटिन्यू काम करना है, अलग अलग निश डेली चेंज नहीं करनी कि आज आपने किसी निश पे डाल दिया, कल आप मोबाइल पे डाल रहे हो, तीसरे दिन आप हेल्थ पे डाल रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी।
तो दिनेश भाई मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने आर्टिकल या वेब स्टोरीज पर डे डालनी चाहिए और आप कितने आर्टिकल और वेब स्टोरीज पर डे अपलोड करते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए? देखिए, अगर वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो तो ऐसा ना हो भी कुछ का वेब स्टोरी का जो ट्रैफिक है डाउन होने के पीछे जो रीजन है भी आप खुद आर्टिकल लिख पा रहे हैं 2 और वेब स्टोरी के लिए कंटेंट लिख पा रहे हैं 3 पोस्ट का, ठीक है, 3 स्टोरी का। हमने शेड्यूल वाइज वो कंटिन्यू डालते रहते हैं। जिस दिन हमारा ट्रैफिक पहले दिन अगर हमारा 2000 का इंप्रेशन आया, 1000 के उस पर क्लिक आ गए तो हमें बहुत सारे मोटिवेट हो गए और मोटिवेट होने के बाद अगले दिन हमने 5 वेब स्टोरी डाल दी, ठीक है। उसमें से हमने एक कोई कॉपी कर दी या मतलब स्क्रीन कर दी। तो जैसे जैसे ट्रैफिक इंप्रेशन बढ़ेगा, क्लिक बढ़ेंगे तो अपने वेब स्टोरी की लेंथ तो बढ़ाएंगे ही। लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके साथ अपने कॉपी पेस्ट या पे स्पिन बोर्ड वाला तो करेंगे, क्यों खुद इतना लिख नहीं पाते। भी बहुत से ब्लॉगर्स ये मैंने बात की थी तो बोले हम 20-20 कंटेंट 20-20 वेब स्टोरी डेली डाल रहे हैं, 30 वेब स्टोरी डेली डाल रहे हैं। तो या तो वो तब डाल पा रहे हैं जब उनकी किसी के पास कोई टीम है, तो अदरवाइज सिंगल बंदा 5 या 4 वेब स्टोरी के अलावा खुद का कंटेंट नहीं बना सकता। करेक्ट, ठीक है। आप अगर कंटेंट 4 वेब स्टोरी का बना रहे हो तो क्वालिटी वाला कंटेंट बनाओ। आप अपनी कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करो, वेब स्टोरी अपने आप रैंक होगी आपकी। करेक्ट है। सो गाइस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितना आप कंटेंट को अच्छा बनाते हो उतनी ज़्यादा रैंक होने की चांस है। ये मैटर ज़्यादा नहीं करता कि आप कितने कंटेंट डेली डालते हैं, सिर्फ आप ज्यादा वेब स्टोरी बनाने से ज्यादा लीजिए। जल्दी रैंकिंग नहीं मिलेगी आपको वेब स्टोरी की क्वालिटी, उसके कंटेंट की क्वालिटी, आपका टाइटल कैसा लिखा हुआ है और आपने जो इमेज मतलब कहीं से भी अगर उठाई है तो वो इमेज कैसी है, ये सारी चीज मैटर करती है आपको वेब स्टोरी रैंक करवाने के लिए। करेक्ट। ये सारी चीज़ें मतलब कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हाँ, करती है। सबसे ज्यादा वेब कंटेंट स्टोरीज की के लिए। क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब स्टोरी को रैंक करवाने के लिए। करेक्ट। दिनेश भाई मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ सजेशन आप नए लोगों के लिए देना चाहेंगे। जैसे कि अभी आप $800-900 की अर्निंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नए सजेशन देना चाहें या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट बात होंगी जो आपने सीखी होंगी, तो वो कुछ आप बताना चाहें तो। फिर देखिए, सबसे पहले तो यही बात है भी जो नया ब्लॉगर आ रहा है आज के समय में, मतलब 2022 या 2022 तो खत्म हो गया, 2023 में अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो पहली तो बात यह है भी वो एक अपना निश सिलेक्ट करे सही से। मतलब आपको रैंकिंग मतलब बढ़ाने के लिए, ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए आपका निश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके करियर में। अगर आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है तो निश आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है भी किसी को कॉपी नहीं करना है, खुद से आर्टिकल लिखना है, चाहे आप डेली का 1 आर्टिकल लिखो चाहे आप 2 लिखो। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है भी आप स्टार्टिंग में कोई भी कीवर्ड टूल वगैरह परचेज ना करें। गूगल खुद अपने को कीवर्ड दे रहा है तो किसी कीवर्ड टूल को परचेज करने की क्या आवश्यकता है। करेक्ट। गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड अपने को मिल जाते हैं जिसपे हम काम करके ट्रैफिक अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। जी। और स्टार्टिंग में बड़ी वेबसाइटों को बीट ना करें, टारगेट ना करें। जो स्टार्टिंग में अपने काम कर रहे हैं, जो अपने लेवल की वेबसाइट है उन्हें टारगेट करें और उसके साथ साथ अगरवाइज किसी को टारगेट ना करें। अपने निश में जिस पे भी अपना कंटेंट बन रहा है तो उसी कंटेंट को आप लगातार बढ़ाते जाओ। जब आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप उन वेबसाइटों को देखो, फिर उनसे हटके कंटेंट लिखो आप, ताकि आपको रैंकिंग जल्दी मिले। जी। तो गाइस ये जो कुछ आइडियाज़ आपने दिनेश भाई ने अभी बताए हैं तो इनको ज़रूर नोट करें और ये आपको हेल्प कर सकते हैं ब्लॉगिंग में आगे बढ़ने के लिए और अर्निंग करने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा भी, अगर आप जो लोग सबसे ज्यादा आजकल ब्लॉगर को इस समस्या है भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मेन प्रॉब्लम ऑफ एडसेंस अप्रूवल की आ रही है। इसके लिए मैं बता दूं, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप वेबसाइट बनाने के बाद आप एक तो लाइटली थीम का यूज करें, कोई आप हैवी थीम ना यूज करें, जनरेट प्रेस या न्यूज़पेपर थीम का इस्तेमाल करें। आप कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करें, कंटेंट 1500 से 2000 वर्ड के बीच में लिखें स्टार्टिंग में, और कंटेंट आप वैसा लिखें जो गूगल की नजर में या गूगल में बिल्कुल न्यू हो। यानी आप न्यूज वगैरह का लिख सकते हैं, उसके अलावा भी आप मतलब कुछ बिजनेस वगैरह पे लिख सकते हैं जो कंटेंट फ्रेश हो, ज्यादा उस पे आर्टिकल पहले से ना लिखे हो। करेक्ट। सो गाइस गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। उसमें दिनेश भाई आपको सजेशन बता रहे हैं कि पहले तो आप अपनी वेबसाइट को लाइट रखें। आप एक लाइट थीम को यूज़ करें, जैसे कि न्यूज़पेपर का थीम हो गया, जनरेट प्रेस का थीम हो गया, ये आप कोई भी लाइट थीम को यूज़ करें
और कंटेंट आपको ऐसा लिखना है जिसकी अवेलेबिलिटी कम हो, इंटरनेट पे उस पर कम आर्टिकल जो है अवेलेबल हो। नए नए जो आ रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर गूगल क्वेश्चन हब का आप यूज़ कर सकते हो। गूगल क्वेश्चन हब में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनके आंसर गूगल के पास सटीक जानकारी नहीं है, तो उन पे भी आप आर्टिकल लिख सकते हो। और लेंथ जो है स्टार्टिंग में आप 1500 से 2000 की रखो, तो ये आपका क्वालिटी कंटेंट बन जाएगा और एडसेंस अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको एक सजेशन दूं तो मैं भी जो न्यू ब्लॉगर है जिनको कंटेंट का आइडिया नहीं आ रहा है, भी अपने न्यू कंटेंट फ्रेश कंटेंट कहां से लाएं, तो आप कोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरा सबसे बेस्ट है क्योंकि उस पर आप जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसका आंसर दें, आपके साथ के साथ आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा आपको, और साथ में आपको वहां से कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा, तो आप वहां से कंटेंट बना सकते हैं अपना। जी जी गाइस, तो अपनी निश में आप क्वेरा से भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी निश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, उनका आंसर आप अपने ब्लॉग में दे सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन जो है कि इमेजेस आप कहाँ से लेते हैं, चाहे फिर वो ब्लॉग के लिए हो गई, चाहे फिर वो वेब स्टोरीज के लिए हो गई। बहुत लोग को ये डाउट है कि गूगल से हम डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो कॉपीराइट के इश्यूज आएंगे, तो किस तरीके से आप इमेजेस लाते हो अपने लिए? देखिए, हम गूगल के इमेज तो गूगल से डाउनलोड करते हैं, विदाउट कॉपी राइट वाली इमेज डाउनलोड करते हैं जिसपे किसी का कोई वाटरमार्क ना हो। और अदरवाइज हम डाउनलोड करने के बाद मतलब जो भी इमेज हमने डाउनलोड की है उसे इमेज फोल्डर में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट करके उसका मतलब जो इमेज किसी की अगर डाली हुई है गूगल में तो उसकी वेबसाइट का नाम आता है, तो हम वो नाम वहां से हटा देते हैं। उसके बाद में फोटोशॉप वगैरह, कैनवा वगैरह का इस्तेमाल करके हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो अपनी इमेज बन जाती है। हो लेकिन आपको फिर उसको एडिट करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज में किसी वेबसाइट का नाम वगैरह ना हो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वाटरमार्क ना हो, वाटरमार्क जरूरी है। अगर किसी का वाटरमार्क है तो गूगल आपको कॉपीराइट देगा। जी जी जी, आपको ऐसी इमेज लेनी है जिसमें वाटरमार्क ना हो, उसको फिर आप कैनवा पे ले जाइए, थोड़ा बहुत आप एडिट करिए, कुछ उसमें लिख सकते हो इमेज में। एडिट करने के बाद अगर आप कैनवा पे नहीं लिख पा रहे हैं, आपको कैनवा का नहीं पता है, तो आप वेब स्टोरी अगर बना रहे हैं तो आप वेब स्टोरी पे क्रेडिट भी दे सकते हैं। जिस भी वेबसाइट से अगर आप उठा रहे हैं तो तभी आपको गूगल स्टोर करेगा, कोई कॉपीराइट नहीं देगा अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं तो। जी जी दोस्तों, यहाँ तो फिर आप इमेज को अच्छे से एडिट करिए। अगर आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो आप क्रेडिट दीजिए। वेब स्टोरीज में आप देखेंगे कि क्रेडिट करके नीचे में देते हैं लोग, जहाँ से इमेज उठा रहे हैं उसको आपको क्रेडिट देना है, उस वेबसाइट को आपको क्रेडिट देना है। ओके, सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक वेबसाइट को मल्टी निश बनाना चाहिए, सिंगल निश बनाना चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं मल्टी निश या सिंगल निश, और किस लैंग्वेज पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश? देखिए, निश तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे निश ले रहे हैं हाउ टू या मेक मनी, दोनों में से आपने एक निश ले लिया। अगर आप मेक मनी पे कोई निश ले रहे हैं तो आप मेक मनी से रिलेटेड ही उस वेबसाइट को पूरा कंटेंट डाल लिया। मल्टी निश भी बना सकते हैं, मेक मनी, हाउ टू वगैरह पे। मैं आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ, आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसका, वो मेरी मल्टी निश वेबसाइट पे, वो एक एक्सपेरिमेंट वेबसाइट है मेरी। उससे मुझे अर्निंग हो रही है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि इस निश में मैं काम कर रहा हूँ तो उसका कैसा ट्रैफिक आया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वेबसाइट बना लेता हूँ अलग से ही। ओके ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि अगर सिंगल निश वेबसाइट बना रहे तो ज़्यादा प्रॉफिट है? हाँ, ज्यादा प्रॉफिट है। जैसे आपने मेक मनी पे वेबसाइट बना ली तो मेक मनी में बहुत सारे निश है, जैसे ऐप डाउनलोड का ऐप का हो गया, गेम डाउनलोड वाले ऐप हो गए, वेबसाइटें हो गई पैसा कमाने वाली। तो इस तरीके से 3-4 मल्टी निश इसमें बन जाएंगे वेबसाइट में। मतलब निश तो आपका सेम तो माइक्रो निश तो रहेगा एक जो आप निश टारगेट कर रहे हो, उसके अलावा आप सब निशेस भी बना सकते हैं। जी जी जी, समझ गया। मतलब दोस्तों, आप एक निश तो बना लिए माइक्रो निश, उसके लिए सब निश अलग अलग हो जाते हैं, उसके अंदर आप काम करिए तो आपके वेबसाइट एक ही निश पे भी चलेगा और आपको कमी भी नहीं होगी कीवर्ड्स की। और दिनेश भाई, आप हिंदी पे आर्टिकल पे काम कर रहे हैं? हाँ, मैं हिंदी आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ क्यों मेरा लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम काम कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश का, तो मैं नॉर्मली जो टारगेट कर रहा हूँ ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। जी जी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदी पे आपको जो है रेवेन्यू कम मिलेगा, आपको ये भी है कि हिंदी पे ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आता है, और जिस भाषा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो ना, आपको उस पर काम करना है। ये नहीं देखना है आपको कि यहाँ मेरा ज़्यादा रेवेन्यू बन सकता है, यहाँ जहाँ पे आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, उस पर आपको काम करना है। सो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अकेले काम करते हैं या फिर आपकी टीम है? देखिए, अभी तो मैं अकेला ही काम करता, काफ़ी टाइम पहले। अभी मैंने 2 बंदे हायर किए हैं जी, वो भी कंटेंट राइटर के लिए, मतलब राइटिंग के लिए। बाकी काम मैं खुद करता हूँ, अपलोड वगैरह करना, इमेज पिक्चर इमेज वगैरह बनाना, सारा काम मैं खुद करता हूँ। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये टीम मेंबर हायर किए हैं,
तो उनको फिर आप कैसे पे आउट्स वगैरह देते हैं? उनको मैं मंथली पे आउट देता हूँ। मंथली पे आउट देते हैं, और ये आपने मतलब कि ऑनलाइन हायर किए हुए फ्रीलांसर लाइक? हाँ, ऑनलाइन हायर किए मैंने। जी जी। मैंने अपने तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे मतलब डाला था कंटेंट राइटिंग के लिए, तो फिर मुझे उन्होंने कंटेंट सैंपल दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो वो काफ़ी समय से मेरे साथ हैं। जी जी जी, ठीक है दिनेश भाई। तो दिनेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नए ब्लॉगर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हैं जो नए ब्लॉगर करते हैं जो उनको नहीं समझ में आती हैं। स्टार्टिंग में सभी से मिस्टेक होती हैं, तो कुछ ऐसी मिस्टेक आप बताएंगे, कॉमन मिस्टेक जो सभी के साथ होती है, ताकि आपके एक्सपीरियंस के बाद इनसे ये मिस्टेक ना हो। देखिए, कॉमन मिस्टेक तो सभी के साथ यही होती है भी वो स्टार्टिंग में एक तो पहले तो बड़ी साइट को देखते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने चाहे एक साइट आपको बता दी, चाहे आपकी खुद की किसी का आपकी साइट है, तो वो ये क्या करते हैं भी ये बंदा इस वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं तो अपने इसको टारगेट करते हैं। इसके जो आर्टिकल लिखेंगे इसके आर्टिकल रैंक हो रहे तो अपना भी आर्टिकल रैंक होगा, तो अपने को ट्रैफिक मिलेगा, अर्निंग होगी। बट ऐसा नहीं है। आपको आपके कंपटीशन की साइट, अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कंपटीटिव साइट यानी सेकंड या थर्ड स्टेप पे जो वेबसाइट है उसे आप वेट करिए, उसे आप देखिए, उसकी से कंटेंट आइडियाज वगैरह लीजिए आप, और कॉपी पेस्ट ना करें। कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दें पहले। मतलब अगर आपको ऑनलाइन में करियर बनाना है, ब्लॉगिंग करना है, पैसा कमाना है, तो आपको पहले कंटेंट लिखने की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। जी। स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है आपको। अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी जितनी ज्यादा इंप्रूव होगी, आप उतना ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे, तो आप उतना ज्यादा जल्दी गूगल में रैंक करेंगे। जी जी। तो दिनेश भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो ब्लॉगिंग को सीखे कैसे? कि लोगों के मन में, बहुत से लोगों का ये डाउट है कि हम YouTube से सीख सकते हैं, अगर सीख सकते हैं तो हम किसकी वीडियोस देख के सीखें, या फिर कोई ऐसा पेड कोर्स है जहाँ से हम लोग सीख जाएं? तो आप क्या रिकमेंड करते हो ब्लॉगिंग सीखने के लिए? देखिए, ब्लॉगिंग सीखने के लिए तो पेड कोर्स का तो मैं आपको किसी को भी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको मेरा आइडिया दूं तो मैंने सबसे पहले सतीश सर की वीडियो देखी थी ब्लॉगिंग के बारे में, जी। ठीक है। उन्होंने ब्लॉगिंग कोर्स के बारे में बताया था भी कैसे कैसे ब्लॉग को सेटअप करना है, कैसे बनाना है। तो मुझे स्टार्टिंग में वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना नहीं आता था, जी। ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्त से बना लिया, फिर मैंने स्टार्ट कर लिया पूरा पूरा। उसके बाद अगर आपको क्या करना है भी, जैसे आपने स्टार्ट तो कर लिया, पर आप कुछ लोग क्या करते हैं भी, देखते हैं भी वो बंदा ऑनलाइन पे काम कर रहा है, या वो बंदा क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है, या फाइनेंस पे काम कर रहा है, तो अपने भी फाइनेंस पे कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती उनकी यही है भी वो दूसरे को देख के अपना निश का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो आपका खुद का निश है, आपका जो माइंड बोलता है, मतलब आपका माइंड कहता है भी हम इस चीज के लिए अग्री हैं, इस पे हम अच्छा कंटेंट बना लेंगे, इस पे क्वालिटी कंटेंट इंप्रूव कर लेंगे, इसमें हमारी हॉबीज हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना निश का सिलेक्शन करें। करेक्ट। तो भाई यहाँ पे दिनेश भाई बता रहे हैं कि पेड कोर्स तो वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। फ्री में ब्लॉगिंग आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि आपको, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं अपने चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स, ये मेरा मान के चलो, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ खुद वेब स्टोरी के लिए, चाहे पोस्ट को डिस्कवर में लाना है, एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। हर एक स्टेप को अच्छे से समझाता हूँ। वहां पे कोई मेरा फ्री पेड कोर्स नहीं है। मैं किसी कोई नेता जो भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है या कमेंट करता है, उसका मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूँ, अच्छे से देता हूँ, उसको एक एक चीज अच्छे से समझाता हूँ मैं। जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। प्रॉब्लम हमको यही आती है कि हम किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, किस YouTube चैनल को फॉलो करते हैं। क्योंकि YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शॉर्टकट्स बताएंगे आपको, ऑटोमेशन पे बनाइए, ये करिए, वो करिए, जो भी है। तो आपको एक सही जो है चैनल को फाइंड करना है, आपको वीडियोस को फाइंड करना ना चाहिए। यूट्यूब पे भर भर के नॉलेज पड़ी हुई है, आपको सिर्फ सही वीडियोस देखने हैं। दिनेश भाई बता रहे हैं कि उनका चैनल है और उन पे भी वो अपना एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें वो जो भी सीखते हैं वो कोई कोर्स नहीं, लेकिन फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं भी अपना कंटेंट जो मुझे लगता है दोस्तों सही, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। पवन अग्रवाल सर का ब्लॉगिंग का चैनल फेमस है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। पवन अग्रवाल का फेमस है, सतीश सर का फेमस है, और इसके अलावा अमित मिश्रा सर का भी है, या मास्टर ब्लॉगिंग वाले सर का भी है, जो मास्टर ब्लॉगिंग है यूट्यूब चैनल, उनका भी काफी अच्छा कोर्स है। वो भी सही से कीवर्ड रिसर्च वगैरह, वेबसाइटों पे काम कैसे करना है वगैरह, बिल्कुल सही से क्वालिटी वाला बताते हैं, वो भी फ्री में ही है। ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों, दिनेश भाई ने बता दी हैं। जिन जिन का नाम लिया है उनके यूट्यूब चैनल आप सर्च करिए, जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। सतीश के वीडियोस, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों का। तो ये सब चीज़ें देखिए, आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिनेश भाई के चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहाँ पर आप जरूर विजिट करिए।
तो दिनेश भाई, मेरे तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप कुछ ऑडियंस से बोलना चाहेंगे कुछ दो शब्द, तो लास्ट में आप बोल सकते हैं। मैं तो ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा भी अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक तो पैशन रखना जरूरी है, और एक अपनी मतलब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में पैसा कमाने के पर्पज से ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करें। ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करें स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी तो आप इस वजह से पैसा कमा लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में शुरू से भी पैसा कमाने के बारे में सोच लेंगे तो आप स्किल अपनी डेवलप नहीं कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन करियर बनाना है, लंबे टाइम तक पैसा कमाना है, ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है, तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पार्ट है वो ब्लॉगिंग का, वो है स्किल। जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दोस्तों, शुरू में अगर आप यही सोच के आ रहे हो कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद अर्निंग तो आपको डेफिनेटली ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा गलती से लास्ट की जो क्लिप है वो डिलीट हो चुकी है मेरे से, लेकिन यही हमारा जो है सेशन वो ख़त्म हुआ। लास्ट में मैं सिर्फ दिनेश भाई को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के समय दिया, और आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के और इंटरव्यूज़ के लिए। और अगर आपको भी ऐसा इंटरव्यू देना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक